हेलो दोस्तों, अभी हम आपकी परीक्षा के अनुसार हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। और ये आपके एग्ज़ाम्स में आने की संभावना इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर ले गए तो आपकी हिंदी लगभग तैयार हो जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम इसकी सीरीज चलाएंगे जिससे कि आपकी हिंदी पूर्णतः तैयार हो जाए और आप हिंदी में से लगभग सारे क्वेश्चंस ईजिली कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन में से। निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है दोस्तों? तो देखते हैं। पहले हम देखते हैं क वर्ग। क वर्ग जो होता है दोस्तों, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। मतलब गले के अंदर जो हमारा कंठ होता है दोस्तों, तो उसमें से जो उच्चारण होता है उसको क वर्ग में रखा जाता है। क वर्ग का जैसे क ख ग घ अंगा, ये सब कंठ से होता है। आप कभी भी उच्चारण करके देखिएगा, ये कंठ से ही होता है। और दूसरा होता है दोस्तों तालु। तालु वर्ग से तालु से जो होता है, तालु से च वर्ग का उच्चारण होता है। तालु से जो होता है दोस्तों, तालु जो है, इससे च वर्ग का उच्चारण होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है दंत। तो दंत से दोस्तों, दंत से हम देखेंगे तो दंत से त वर्ग का उच्चारण होता है। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। दंत से त, थ, द, ध, न त वर्ग का उच्चारण होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है ओष्ठ। ओष्ठ जो है दोस्तों, ओष्ठ से प वर्ग का उच्चारण होता है। प वर्ग का उच्चारण होता है। प, फ, ब, भ, म। तो ये दोस्तों हमने देखा चारों का। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? क वर्ग का कंठ से उच्चारण होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर नहीं है पूछा है। तो दोस्तों दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर में दोस्तों आता है, दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है दोस्तों, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। और एक होता है ह्रस्व स्वर जो होता है दोस्तों, तो उसमें ह्रस्व स्वर होता है दोस्तों, तो उसमें आता है छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री। और री जो है ह्रस्व स्वर में आता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर से हो जाएगा? ई जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा आ, ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इस वाले श का उच्चारण स्थान दोस्तों कौन सा होता है? तो इस वाले स का उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों, वो होता है मूर्धन्य बोला जाता है। मूर्धन्य में क्या होता है दोस्तों कि ये हमारी जो जीभ जो होती है, ये हमारा दांत जो होता है, तो ये जीभ ऊपर के तालु जो ये हमारा तालु है, तो ये ऊपर के तालु को ये जीभ के दांत के पीछे से टच करती है मुड़ के, इसको मूर्धन्य बोला जाता है। और मूर्धन्य से दोस्तों जो उच्चारण होता है वो ट वर्ग का भी होता है, और ट वर्ग का भी होता है। मूर्धन्य से उच्चारण ट वर्ग का भी होता है और श का भी होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, मूर्धा जो है
ये हमारा श वर्ग का उच्चारण स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? अभी हमने देखा था, तो कौन सा स्वर जो है कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य कौन सा स्वर है इनमें से दोस्तों? कंठ तालव्य कौन सा स्वर है इसमें से? तो हम देखेंगे कंठ तालव्य में जो कंठ तालव्य है, इसमें दो स्वर ध्वनियाँ आती हैं दोस्तों, एक कंठ और तालु दोनों। तो कंठ और तालु के सहयोग से जो होता है उसको हम बोलते हैं कंठ तालव्य। कंठ और तालु के सहयोग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उसको हम बोलते हैं कंठ तालव्य। तो इसमें दो हैं, ए और ए, ये कंठ तालव्य स्वर हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हमारा आंसर यहाँ पर डी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो है दोस्तों वो किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। अनुस्वार होता है दोस्तों, जैसे क से भ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग में अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे क से भ तक कभी भी अगर हम देखेंगे तो स को ले लेते हैं, स, और म अगर आ गया इसमें आधा म प्लस पूर्ण, तो ये किस में बदल जाएगा दोस्तों? संपूर्ण में बदल जाएगा। संपूर्ण में बदल जाएगा। ये संपूर्ण में बदल जाता है। तो इसी को बोला जाता है दोस्तों अनुस्वार। अनुस्वार बोला जाता है, अनुस्वार। तो ये क्या होता है, इसको पंचाक्षर भी बोलते हैं या पंचम वर्ण का बोला जाता है। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो होता है दोस्तों पंचम वर्ण का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं। तो हवा जब नाक से भी निकलेगी तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलेगी उसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उसको कहा जाता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से स्वर आ जाते हैं दोस्तों अनुनासिक में? अंग, ओ, ये वाला ओ, और इंग यहाँ पे मात्रा होती है। तो इसको बोला जाता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, इसमें नाक से हवा निकलती है। और एक होता है निर्नुनासिक कौन कौन से हैं? तो निर्नुनासिक अ, आ और ई, इसमें हवा नाक से नहीं निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है दोस्तों? तो संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं पहले ये देख लेते हैं। संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो ए, ओ और औ, ये चारों संयुक्त स्वर में आते हैं। ये चारों संयुक्त स्वर में आते हैं। तो इसमें पूछा संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है दोस्तों? देखते हैं, ए भी है, ए भी है, ओ भी है। ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है। ये कौन सा स्वर है दोस्तों? ये है दीर्घ स्वर है। ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा वर्ण जो है दंत्य नहीं है? तो दंत नहीं है दोस्तों पूछा है यहाँ पर। तो जिन स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता है तो वो दंत स्वर नहीं होते हैं। तो जैसे अगर हम देखेंगे दंत स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो दंत स्वर में आता है दोस्तों त, थ,
द, ध, न, र, ल और श। ये जो है दंत स्वर होते हैं, ये दंत स्वर हैं दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से दंत स्वर में आ जाते हैं? त आ गया, द आ गया, ल आ गया। यहाँ पे य जो है यह दंत स्वर नहीं है, य जो है दोस्तों ये दंत स्वर नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं किया जाएगा? तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं किया जाएगा दोस्तों? तो जीवा के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो 3 प्रकार के कौन से होते हैं? पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो जीवा के आधार पर देखा जाएगा दोस्तों, तो इसमें से पूछा है नहीं है। तो इन 3 अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर, अग्र स्वर भी है, मध्य स्वर भी है, पश्च स्वर भी है, लेकिन विवृत स्वर नहीं है। तो ये इसका आंसर डी जो है वो सही हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों पार्श्विक स्वर ध्वनि जो होती है वो जीवा का अग्रभाग, जीवा का अग्रभाग जो होता है दोस्तों ऊपर की साइड टच करता है, उसको परस्व स्वर बोलते हैं, पार्श्विक स्वर ध्वनि बोलते हैं। जैसे कि इसमें ल आगे जाता है, ल जो है ये पार्श्विक ध्वनि या स्वर पार्श्विक ध्वनि कहा जाएगा। पार्श्विक व्यंजन जो है इसमें ल है, तो इसका आंसर 12वें का बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट वर्ग उच्चारण, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ट, ठ, ड, ढ, ड़, तो हमने ये भी देखा था। तो ट वर्ग जो है दोस्तों वो कौन सा है? ट वर्ग जो है दोस्तों वो है मूर्धन्य, मूर्धन्य। ट वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य होता है। क वर्ग जो होता है वो कंठ होता है। च वर्ग जो होता है वो तालव्य होता है। और दंत से होता है दोस्तों त वर्ग, त वर्ग जो होता है वो दंत से होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो इसका आंसर मूर्धन्य सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है दोस्तों? तो दीर्घ स्वर आपको मैंने बताया था अभी, दीर्घ स्वर जो होता है आ है, इसमें दीर्घ स्वर जो है बड़ा आ है। ऊ जो है ये ह्रस्व 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 स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है। ए जो है दोस्तों ये संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है। और ओ जो है ये भी संयुक्त स्वर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ए में अ धन ई मिला हुआ है और ओ में अ प्लस उ मिला हुआ है, इस वजह से ये संयुक्त स्वर है। और दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। च छ ज झ इया का उच्चारण होता है, च छ ज झ न का उच्चारण होता है। तो अभी देखा था हमने च वर्ग जो है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो च वर्ग जो है, च वर्ग जो है वो तालु से होता है, च वर्ग जो है वो तालु से उच्चारण होता है। और होष्ठ से प, फ, ब, भ, म, दंत से कौन सा होता है दोस्तों? त, थ। और मूर्धा से कौन सा होता है? ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर तालु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों?
जैसे में दोस्तों देखेंगे तो क के बाद आता है ख, ग के बाद आता है घ, तो ये दूसरा और चौथा। च के बाद आता है छ, ज और झ। तो इसको इन सबको जब हम उच्चारण इनका करते हैं दोस्तों, दूसरा और चौथे वर्ण का, तो इसमें ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, ज़्यादा मुख से हवा निकलती है, तो इसको बोला जाता है महाप्राण व्यंजन। इसको बोला जाता है महाप्राण व्यंजन। जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है दोस्तों, उसको महाप्राण व्यंजन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो कौन सा वर्गीकरण है दोस्तों? उच्चारण की दृष्टि से संबल का ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? अगर हम संबल में देखेंगे दोस्तों, अगर हम संबल में देखेंगे तो श के बीच में आधा म आया हुआ है, तो संबल के बीच में आधा म आया है, तो यहाँ पर श और ब ध्वनि के मध्य म ध्वनि संयुक्त हुई है, तो यहाँ पर दोनों एक साथ मिल गई है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि कहा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं दोस्तों? अ, ई, उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसको भी देख लीजिए। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये जो हैं ये दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिपि चिन्हों में के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है दोस्तों, सबसे छोटी ध्वनि होती है, उसको वर्ण कहा जाता है। सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसको वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी में कुल मिला के 52 वर्ण हैं, कुल मिला के 52 वर्ण हैं, और इसी क्रमबद्ध को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्णमाला। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो ऐसी कौन सी मात्राएं हैं दोस्तों? ऐसी 2 कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उसका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो ऐसी कौन सी मात्राएं हैं? अंग और अह, ऐसी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश न तो स्वर में किया जाता है न ही व्यंजन में। अंग को अनुस्वार, अंग को जो है अनुस्वार, अनुस्वार, अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं, विसर्ग कहा जाता है। तथा इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह। अगर इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अयोग, अयोगवाह। इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाएगा। तो अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग और इन दोनों को एक साथ संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो यहाँ पर तालव्य पूछा है दोस्तों,
तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? झ। तालव्य है तो यहाँ पर च वर्ग में कौन सा आता है? च छ ज झ न, तो ये तालव्य से होता है। और इसमें च वर्ग में ही तालु से अगर देखा जाएगा तो इसमें ई, बड़ी ई, य और श, ये भी तालु से ही इनका उच्चारण किया जाता है। तो ये भी तालु उच्चारण के दृष्टि से इन्हें भी तालव्य वर्ग में ही रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर 6 सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे अयोगवाह कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अभी हमने देखा था अयोगवाह कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो अनुस्वार, अंग और विसर्ग जो है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। और इन दोनों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप चैनल को ना, वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे भी मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में। तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों? तो व्यंजनों को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। सघोष और अघोष। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, मतलब हिल जाती हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में तंत्रियां जो होती हैं झंकृत होती हैं, वे सघोष होते हैं। जिसमें झंकृत होंगी वो सघोष होगा, और जिनमें यह झंकृत नहीं होती हैं वो अघोष कहलाते हैं। सघोष के नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का प्रयोग होता है। सघोष में जो होता है दोस्तों नाक का प्रयोग किया जाता है और अघोष में जो होता है सांस का प्रयोग किया जाता है। वर्गीय व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण जो है, वर्गीय व्यंजन का पहला तथा दूसरा वर्ण जो है, जैसे स, श, श तथा सभी स्वर, जितने भी स्वर आते हैं वो क्या है? अघोष होते हैं। ये अघोष हैं। और अगर जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा और चौथा और पांचवा तथा य, र, ल, व, ह, ये सब क्या है दोस्तों? सघोष हैं। सघोष हैं। ये सब क्या है? सघोष हैं और ये अघोष। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। 2 प्रकार की होती हैं, सघोष और अघोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से से संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान क्या कहा जाता है? तो ऐसा उच्चारण स्थान क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऐसा उच्चारण स्थान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वत्सर्य। क्या कहा जाता है? वत्सर्य कहा जाता है। जीवा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण को क्या कहा जाता है? वत्सर्य कहते हैं। व्यंजनों के अंतर्गत इसमें न, श, र, ल आते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? इसमें आते हैं
न, श, र और ल। इसमें न, श, र, ल आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? इसमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है दोस्तों? तो इसमें कौन सा आ जाता है? पहला ही ऑप्शन जो है ये नहीं है, बाकी सारी ये देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है दोस्तों? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, ध्वनियों के मेल से ही शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द को बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है। जैसे अ, क, प, त आदि जो हैं इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं, लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब और चल ये जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? ये सार्थक है, इनमें कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, अर्थ देने की क्षमता है इसमें। तो ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं। ऐसे शब्द भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, मात्रा को नहीं दोस्तों, शब्द को भाषा की लघुत्तम इकाई माना जाता है। तो लघुत्तम इकाई क्या हो गई यहाँ पर? शब्द जो है यहाँ पर भाषा की लघुत्तम इकाई माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है दोस्तों? तो ये है ओम। ओम जो है इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ये एक ऐसा स्वर है जिसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है ओम में। तो इसको प्लूत स्वर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लूत स्वर बोला जाता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी, प्लूत स्वर। ओम जो है एक प्लूत स्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है दोस्तों? किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस शब्द समूह से स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों को अलग किया जाता है। जैसे किताब है तो इसको हम अलग करेंगे क ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ। तो इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसको वर्ण विच्छेद कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? वर्ण विच्छेद। शब्दों या वर्ण समूह में जिनमें मात्राएं होती हैं उन्हें वास्तविक रूप में लिखा जाता है, तो इसको कहा जाता है वर्ण विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये है 25 जो है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो जैसे क वर्ग जो हो गया आपका, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें 5 5 5 5 5 25 होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर है कंठ
तालव्य। कंठ तालव्य जो है ये ए का उच्चारण स्थान है, जबकि कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से कंठोष्ठ ये जो है इससे इससे कौन कौन से उच्चारण होता है? इससे होता है ओ और औ का। और दंतोष्ठ से कौन सा होता है दोस्तों? दंतोष्ठ से कौन सा होता है वर्ण? ये होता है व। और ओष्ठ वर्ण कौन सा है? प फ ब भ, ऊ भी है इसी में, तो ये सब ओष्ठ हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंठ तालव्य सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा वर्ण आता है? छ वर्ण आता है। छ वर्ण आता है, क्योंकि छ संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि छ जो है संयुक्त व्यंजन है जो कि क धन स के योग से बना है, स के योग से बना है। ठीक, तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो यह है छ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? निम्न में दंत वर्ण कौन सा है दोस्तों? निम्न में जो दंत वर्ण है वो स है। निम्न में दंत वर्ण जो है कौन सा है? श है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? म है। म जो है अनुनासिक वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण अंगा, इया, ड़, न और म, ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है। और जो ये प, भ, ब और थ जो है, प, ब और थ जो है दोस्तों, प, ब और थ जो हैं ये तीनों कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन है। कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है ये तीनों स्पर्श व्यंजन हैं। और बाकी म जो है अनुनासिक वर्ण है, इसमें ये सारे भी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ल और श का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ल और स का उच्चारण जो स्थान है दोस्तों वो है दंत। दंत से ल और स का उच्चारण होता है। जैसे अभी बताया था मैंने, दंत से त वर्ग तो आता ही आता है, त वर्ग तो आता ही आता है। इसमें ल और स भी आ जाते हैं। इसमें ल और स भी आ जाते हैं, तो ये दंत वर्ग के उच्चारण में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। तो स्वरों का उच्चारण है जो दोस्तों वो बिना किसी की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। जो भी व्यंजन होते हैं ना दोस्तों उसमें अ छिपा रहता है, अ जो है उसमें छिपा रहता है, लेकिन स्वर जो है वो बिना किसी की सहायता से उच्चारण उनका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये है सघोष। सघोष जो है सघोष में क्या होता है दोस्तों, जिसमें हमारी पूरी बॉडी झंकृत हो जाती है, तंत्रियां जो हैं झंकृत हो जाती हैं, उसको सघोष बोला जाता है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो वो है सघोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा
का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ या गुरु स्वर कहलाते हैं। दीर्घ या गुरु स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर 2 मात्रा होने के कारण ही उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे दीर्घ स्वर में क्या होता है दोस्तों? अ प्लस अ क्या होता है? आ होता है। इसमें समय ज़्यादा लगता है, दोगुना समय लगता है। ई धन ई, इसमें क्या होता है? बड़ी ई हो जाता है, तो इसमें दोगुना समय लगता है। इसमें 2 स्वरों का द्विमात्रिक स्वर होते हैं, ये 2 द्विमात्रिक स्वर भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर से हो जाएगा? गुरु स्वर। दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर भी कहा जाता है, दोगुना समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका क्या स्थान होता है? तो उनका क्या स्थान होता है दोस्तों? तो जिन व्यंजन के ध्वनि में उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर यंत्र मुख से होता है, उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा आता है दोस्तों? ह व्यंजन। ह जो है इसके अंतर्गत आता है, तो इसको क्या कहा जाता है? काकल्य। ह जो है काकल्य व्यंजन है। तो इसका आंसर सी जो है सही हो जाता है, और इसको याद रखिएगा, काकल्य व्यंजन जो है ह आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधित अशुद्धि नहीं है? स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, अगर हम देखते हैं तो ये आरोग्य लिखा हुआ है, लेकिन आरोग्य असल में ऐसे लिखा जाएगा, आरोग्य ऐसे लिखा जाता है। ईसाई, इसमें बड़ी की मात्रा होती है। और औत्सुक्य उत्सुक होता है दोस्तों, उत्सुक होता है। बाकी उजर्सवी ये सही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी जो है सही है, अशुद्धि इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें कौन सा वर्गीकरण नहीं है दोस्तों? तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाता है द्वैवित्व। ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है, बल्कि लेकिन अगर देखोगे आप, प्लुत ये भी है, संयुक्त ये भी है, दीर्घ और ह्रस्व ये भी होता है। तो हमारा जो द्वित्व नहीं है, द्वित्व जो है इसमें वर्गीकरण में, स्वर के वर्गीकरण में नहीं आता है। प्लुत जो ओम जानते ही हो आप। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ओ और औ। ओ और औ जो है ये संयुक्त स्वर है। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं, ये संयुक्त स्वर हैं, और ये प्लुत स्वर है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये वर्गीकरण में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाता है दोस्तों? तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? वो जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों पे अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ये जो है वो जो है दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? तो हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसका आंसर ए सही हो जाता है, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं?
तो मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अग्र, जीवा के आधार पर याद रखिएगा, जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको स्वर कहा जाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न के बाधा से होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इनके उच्चारण में जो है दोस्तों किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है, खुद में स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण के भीतर आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी में जो है स्वर की संख्या क्या है? 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इस आदि का उच्चारण किससे होता है दोस्तों? तो ये जो है इसका उच्चारण तालव्य से होता है। इन सब का उच्चारण जो होता है तालव्य से होता है। ई, च, छ, ज, झ, इया जो है इसका उच्चारण तालव्य से होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है दोस्तों? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? अक्षर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर है, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? फटाफट आंसर बताइए। तो दीर्घ स्वर जो ये है ई है, इसमें ई धन ई मिला हुआ है, तो ये कौन सा है? दीर्घ स्वर है। ई और ई मिला हुआ है तो ये दीर्घ स्वर कहलाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ए और ए कौन से हैं? ये संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर हैं ये दोनों संयुक्त स्वर में आते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों निम्न में से? तो अंतस्थ व्यंजन जो है वो व है। व जो है अंतस्थ व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण अंतःकरण से होता है वे वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में जो य है ये तालव्य है, और र जो है वत्सर्य है, और ल भी वत्सर्य है, तथा व दंतोष्ठ है। 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल और व। ये 4 जो हैं अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। याद रखिएगा ये चारों अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तो इसमें अल्प प्राण व्यंजन जो है ग है। अल्प प्राण व्यंजन ग है। तो अल्प प्राण व्यंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण तो में अल्प प्राण एक होता है, एक होता है महाप्राण। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण में क्या होता है दोस्तों? इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण है, जबकि महाप्राण में इन व्यंजनों के उच्चारण मुख से अधिक वायु निकलती है और हमें ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो वर्ग होता है दूसरा, जैसे वर्ग का दूसरा, इसमें जैसे अल्प प्राण में क्या है कि पहला, जैसे क, ख को छोड़ दिया, ग, घ को छोड़ा और अंगा, ये अल्प प्राण है, और इसमें घ, ये महाप्राण है। तो ये जो है आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और आपको मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी तैयारी पूरी जोर शोर से रखिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। धन्यवाद।